हमारे सभी श्रोतागणों को रंजीत झा का नमस्कार। मैं हमारे नवाद फाउंडेशन द्वारा आयोजित लीगल एड के इस नए प्रकरण में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि हमारा पहला एपिसोड लोगों ने बहुत सराहा है। इनफैक्ट जो हमने नॉमिनी से रिलेटेड जो टॉपिक छेड़ा था वो बहुत सारे लोगों के डॉट्स क्लियर किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो एपिसोड मिस किया है तो आप हमारे नवाद फाउंडेशन के चैनल में जाके ये पहला एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे लीगल एडवाइजर एडवोकेट कन्हैया विश्वास जी से। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। पर इस पे जाने से पहले हम आपको कुछ चीजें संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। हमारे देश में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने 2005 में किया था। उसके अनुसार 2005 में 33.5% महिलाओं के साथ वायलेंस किया गया था और 8.5% सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस किया गया था। एक और सर्वे कंडक्ट किया गया था थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के द्वारा, जिनका कहना था इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। एज एन इंडियन सुनने में बहुत बुरा लगता है ये बातें। तो जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक एक्ट लेके आए थे 2005 में, जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हमारे बीच में हमारे एडवोकेट कन्हैया विश्वास जी मौजूद हैं। नमस्कार, ये शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर, महिलाओं के साथ जो ये वायलेंस हो रहा है इस पे किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है? मतलब महिलाओं के पास क्या अधिकार है? देखिए, यूजुअली इंडिया में जो 3 to 4 लॉज ऐसा है जो एक विक्टिम, एक लेडीज को प्रोटेक्शन देती है। उसमें से फर्स्ट लॉ जो है, जो 2005 का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेकेंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, थर्ड 498 ऑफ आईपीसी, उसके साथ में 125 सीआरपीसी, जो मेंटेनेंस लेके जो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, टॉर्चर, ये सब चीज होता है। अगर उनके साथ कोई विक्टिम के साथ ऐसा कुछ हस्बैंड या उसका फैमिली मेंबर कोई टॉर्चर किया तो डायरेक्टली ये 3 और 4 जो लॉज है उसके हिसाब से कंसर्न अथॉरिटी में अप्रोच कर सकती है। वायलेंस वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये किस तरह के वायलेंस को हम डोमेस्टिक वायलेंस में फाइल कर सकते हैं? देखिए, ये अब्यूज, हैरेसमेंट, थ्रेट्स, ये सब चीज से एक लेडी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अभी अब्यूज जो होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, इकोनॉमिक अब्यूज होता है, किसी को मारना, पीटना, टॉर्चर करना, ये सब फिजिकल अब्यूज में आता है। सेक्सुअल अब्यूज ऐसे होता है कि इलीगल फिजिकल डिमांड, अननेचुरल सेक्स, सो ये सब चीज से भी आपका फिजिकल अब्यूज वगैरह होता है। थर्ड होता है किसी को इमोशनल अब्यूज जो होता है, किसी को इंसल्ट करना, ये सब चीज भी इमोशनल अब्यूज में आता है। फोर्थ होता है कि इकोनॉमिक अब्यूज, अगर किसी को मेंटेन करने के लिए उनको डेली जो एक्सपेंसेस होता है, उनको कपड़ा होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, ये सब खर्चा अगर हस्बैंड उसको नहीं देता है तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक अब्यूज भी होता है। तो ये सब अलग अलग चीज के हिसाब से ये अब्यूज में आता है और ये इट इज ए ग्राउंड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। सर, अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित विषय को लेकर अदालत जाना चाहे तो विकल्प क्या है? पहले अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो जो कंसर्न जुरिडिक्शन का एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रहता है। अगर आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास इन रिटन कोई कंप्लेन वगैरह किया है या प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ऐसा कुछ कंप्लेन उनके पास आया तो उसके हिसाब से कुछ स्पेशल फॉर्मेट रहता है और फॉर्मेट के हिसाब से वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकती है, या जो विक्टिम रहेगा डायरेक्ट विक्टिम या विक्टिम के बिहाफ में एनीवन हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव्स हो, कोई फ्रेंड हो, डायरेक्टली जो सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके हिसाब से वो डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन कर सकती है। सर, क्या एक मुस्लिम लेडी डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा सकती है? कर सकते हैं, जो भी कर सकती है। यस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वहां पे स्पेसिफिक किया एनी वुमन, तो उसमें जो मैरिड रिलेशनशिप में है और जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, ये दोनों का डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों रिलेशनशिप में जो भी लेडीज है, वुमन है, वो क्लेम कर सकती है। अच्छा सर, जनरली देखा गया जब भी कोई महिला डोमेस्टिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाती है
तो उसे घर में बहुत विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है? इसमें कोई लेडी के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनको कोर्ट को अप्रोच करने के बाद कुछ स्पेसिफिक उनका प्रेयर होना चाहिए, जो प्रेयर के हिसाब से उनको रिलीफ भी मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 जो सेक्शन 18 है, 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर है। अगर हस्बैंड या उनका रिलेटिव्स उसको फिजिकली टॉर्चर किया है, उसको मारा है, उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उनको गाली गलौज दिया है, ये चीज अगर सडन उसको बंद करना है तो मैजिस्ट्रेट का पावर है डायरेक्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करना, जिसके हिसाब से क्या होता है कि वो डायरेक्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी एक डायरेक्शन दे सकता है। तो उसके बेसिस में पुलिस भी तो जिन्होंने टॉर्चर किया हस्बैंड या उनका जो रिलेटिव्स, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। आपके कहने का मतलब है शिकायतकर्ता के संरक्षण के लिए कोर्ट कंसर्न पुलिस अथॉरिटी कोई दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है, राइट? यस राइट। ओके। और साथ में वो उस दौरान उस घर में रह भी सकती है। रहने का जो है, मैंने पहले भी आपको बोला कि उनका स्पेसिफिक कुछ राइट रहता है, जिसमें सेक्शन 18 से लेके 22, 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 है रेसिडेंशियल ऑर्डर। रेसिडेंशियल ऑर्डर ऐसा है कि बहुत सारी चीज में ऐसा भी दिखा जाता है कि जब भी उनको टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, बहुत सारा जगह पे उनको घर से निकाल देता है। तो ये सेक्शन जो है 19 कवर होता है, जिसमें ये है कि उसको अगर घर से निकाल दिया तो ऑन दैट ओकेजन इफ दैट लेडी सी डायरेक्टली अप्रोच टू मैजिस्ट्रेट ऐसा भी ऑर्डर दे सकता है कि उसको घर से नहीं निकाल सकता है। इवन ऑर्डर में 19 में ये भी कवर होता है कि अगर कोई हस्बैंड, उसका रिलेटिव्स ज्यादा टॉर्चर किया, उसको घर से निकाल दिया, कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकता है कि आप जो है ना घर के नहीं घुस सकते, या घर का कोई स्पेसिफिक पोर्शन जो है ना उसमें आने के लिए हस्बैंड या उनका रिलेटिव को उसको रेस्ट्रेंट भी कर सकता है। ओके सर, इससे एक सवाल मन में उठता है कि नॉर्मली ये ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलता है, तो हमारे लॉ में ऐसा कोई टाइम फ्रेम निर्धारित है इसके लिए? और ये जो शिकायत करता है इसके लिए कोई मेंटेनेंस का प्रावधान है क्या? यूजुअली ये जो एक्ट है, गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि उनको अर्जेंट रिलीफ देना, जिसके हिसाब से विद इन ए टाइम ऑफ 60 डेज ये पूरा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस है वो डिस्पोज करना चाहिए था। ओके। बट बार्डन ऑफ कोर्ट के ऊपर जितना मैटर का बार्डन रहेगा, इसके हिसाब से ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है। कभी मैटर 1 साल होता है, कभी 2 साल होता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक जो प्रोविजन है सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अगर मैटर के लिए 2 साल, 1.5 साल, 1 साल अगर टाइम पीरियड लगता है, तो अर्जेंटली अगर उनका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैटर अगर लंबा चलने वाला है, तो डेफिनेटली उनका जो रेगुलर खर्चा मेंटेनेंस के लिए उनको कुछ पेमेंट चाहिए रहता है। तो 23 सबसेक्शन 2 में इंटरिम मेंटेनेंस वो मांग सकती है। ओके। उसमें क्या होता है कि विद इन ए टाइम ऑफ जैसे 15 और 1 मंथ के अंदर एक मेंटेनेंस अमाउंट जो है ना वो विक्टिम लेडी को मिल सकती है। अच्छा सर, अगर आपने ये बात बताया, ये तो हमें एक सवाल आया है झारखंड से, और उनका नाम श्वेता मिश्रा है। वह कहती है पिछले कई सालों से उनका डीवी का मैटर झारखंड कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट ने कुछ 5000 का एंट्री मेंटेनेंस का भी ऑर्डर किया है, और उसमें कुछ उनका होता नहीं है, तो इसमें वृद्धि का कोई ऑप्शन है? एज पर प्रोविजन के हिसाब से अगर एक ऑर्डर ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट ने पास किया है, तो आपको लगता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नेड मैजिस्ट्रेट, यू कैन अप्रोच टू द सेशन कोर्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग एनी अपील। अपील अगर फाइल होगा, जिसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा जितना मेंटेनेंस मैजिस्ट्रेट ने पास किया है वो अमाउंट विक्टिम के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो अपील में जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा वो कंसिडरेशन में लेगा कि ऑलरेडी 5000 जो पास हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ये ऑर्डर को एक तो सेशन को मॉडिफाई कर सकता है। दूसरा चीज है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के हिसाब से इफ देयर इज एनी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आप मजिस्ट्रेट को कन्विंस किया कि इतना मेंटेनेंस अपने लिए सफिशिएंट है नहीं, मेरा सपोज उसका घर में खर्चा ज्यादा है, बहुत सारा चीज कोर्ट के सामने आया नहीं था, तो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको लगा ये मेंटेनेंस 5000 का मेंटेनेंस कुछ बढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं। ओके सर, एक चीज और बहुत ही मतलब हम तो महिलाएं की बात कर रहे हैं, लेडीज की बात कर रहे हैं, एक सवाल एक जेंट्स ने पूछा है, संजय नारंग फ्रॉम दिल्ली। इनका कहना है कि इनकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध है, और
जब इनको ये पता चला तो बीवी ने उल्टा इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। अब इस फॉल्स एलिगेशन से बाहर निकलने का क्या ऑप्शन है? मैटर उन्होंने झूठा है क्या है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। मीन टाइम अगर आपको लगता है कि ये झूठा एलिगेशन है, तो ये सब अगर झूठा एलिगेशन डोमेस्टिक वायलेंस में होता नहीं, ऐसा भी नहीं होता, बहुत सारा मैटर में होता भी है। लेकिन इसके लिए उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि ये जो उनके ऊपर एक मेंटल टॉर्चर क्रुएल्टी है, ये ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। संजय नारायण जी का ये भी कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने शिकायत दर्ज करते समय इंक्वायरी के लिए इनको नहीं बुलाया, सीधा कोर्ट नोटिस भेज दिया। वैसा क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, यूजुअली बहुत सारा जगह पे ऐसा भी है कि डायरेक्ट जो विक्टिम है वो डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच करते हैं। उसमें इंटरमेंटेंस मिलता है, कोर्ट का ड्यूटी बनता है कि उनको इशू नोटिस देके बुलाना। जब भी आप सेक्शन 12 में डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर कोर्ट में फाइल किया, कोर्ट में फाइल होने के बाद कोर्ट जो अपोजिट पार्टी है, रेस्पोंडेंट है, उनको नोटिस इशू होता है। नोटिस आने के बाद, नोटिस का रिप्लाई आने के बाद उनको अपियर होना पड़ता है हस्बैंड को कोर्ट के सामने। तो फिर दोनों का सुनने के बाद, इसको बोलते हैं ऑडियो अल्टरनेटिव पार्टम, बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड। दोनों पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट एक इंटरिम प्रोटेक्शन दे देता है। कभी कभी बहुत सारा अर्जेंट मैटर रहता है कि उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, मारपीट ज्यादा हुआ है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, विदाउट इशूइंग नोटिस कोर्ट एक इमीडिएट उसको रिलीफ दे सकता है। उसको एक्सपर्ट ऑर्डर बोलता है। तो एक्सपर्ट ऑर्डर के हिसाब से भी उनको अर्जेंट रिलीफ मिल सकता है। तो ये तो डिपेंड होता है कोर्ट का, कि कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट दोनों को यूजुअली सुनने के बाद ही कुछ डिसीजन देता है। तो अभी कैसा होता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कुछ कंप्लेन गया, जो विक्टिम है उन्होंने कुछ कंप्लेन किया, प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको बुला भी सकता है या डायरेक्ट उनके बिहाफ में, विक्टिम लेडी के बिहाफ में डायरेक्ट पुलिस स्टेशन या कोर्ट में कंप्लेन भी कर सकती है। ओके सर, एक लेडी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कहाँ मामला दर्ज करवा सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये स्पेशली जो वुमेन है उसके लिए बनाया गया है। तो उनका जो कन्वीनियंट रहेंगे, उनका कन्वीनियंट ऐसा है कि लास्ट डिसाइडिंग एड्रेस जहाँ का रहेगा, उनका परमानेंट एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस, या वो लेडी जहाँ पे अगर सैलरीड है, जहाँ पे जॉब करती है, अगर बिजनेस है जहाँ पे बिजनेस करती है, इवन जो हस्बैंड है, हस्बैंड जहाँ पे रिसाइडिंग है, हस्बैंड का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्लस हस्बैंड जहाँ पे सैलरीड है, जहाँ पे अगर जॉब करता है हस्बैंड, या जहाँ पे बिजनेस करता है, ये बहुत सारा जुरिडिक्शन है उसको फाइल करने के लिए। अच्छा, मतलब कहीं से भी फाइल कर सकते। तो जैसे कि आप सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी की बात कर रहे हैं, क्या उसके बारे में संक्षिप्त में बता सकते हैं? 498 ये एक पेनल सेक्शन है जिसमें हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स अगर उसको फिजिकली असॉल्ट किया है, डाउरी के लिए परेशान किया, डाउरी लेके आओ, इतना ये सब अगर एक्टिविटीज होता है तो 498 सेक्शन इम्पोज होता है इनके ऊपर, हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स के ऊपर। इसमें 3 साल का सजा भी होता है। ओके, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जजमेंट भी आया ना 498 के ऊपर? यस, राइट। सुप्रीम कोर्ट का एक 498 का जो लेटेस्ट जजमेंट है, पहले क्या था, जो हस्बैंड के या उनके रिलेटिव्स के ऊपर जो 498 सेक्शन के ऊपर एफआईआर लॉन्च होता था, तो उसमें एक डायरेक्शन ऐसा था सुप्रीम कोर्ट का कि एक वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर एक कमिटी के पास मैटर जाता था। ओके, फिर उनका कंसेंट के हिसाब से, या पुलिस को अगर अरेस्ट करना था उनको, तो बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन उनको मेंटेन करना था। तो लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके हिसाब से ये है कि फैमिली वेलफेयर जो कमिटी है उसका कोई रिपोर्ट का जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च हो सकते हैं, और पुलिस को लगा कि इनको अरेस्ट करना है तो डायरेक्ट उनको पुलिस अरेस्ट भी कर सकता है। तो पहले का जो जजमेंट था ना, उसमें ये चीज था कि वेलफेयर कमिटी का जो था तो उसका एक इन्वॉल्वमेंट था। डायरेक्ट अगर एफआईआर भी लॉन्च करना है तो मैटर पहले वेलफेयर कमिटी के पास था, वो लोग का रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस को एक्शन लेना पड़ता था कि दोनों के लिए बैठक है ना, दोनों को बैठने के बाद एक सेटलमेंट के लिए ट्राई होता था। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ देन वो लोग एक रिपोर्ट भेजते थे पुलिस के पास कि नहीं, इनका सेटलमेंट नहीं हुआ। फिर उसके हिसाब से पुलिस एफआईआर लॉन्च करके फिर अरेस्ट के लिए भी एक प्रोविजन ऐसा था, नोटिस देना, अभी भी है नोटिस वगैरह। तो लेकिन ये जजमेंट के बाद जो वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर जो कमिटी है उसका जो इंटरफेरेंस था वो निकल गया। प्लस अगर पुलिस को अरेस्ट करना है तो उनका एक प्रॉपर रीजंस देके हस्बैंड या उनका रिलेटिव को अरेस्ट भी कर सकते। एक सवाल आया मीरा रोड से, उनका कहना है कि उनका हस्बैंड बहुत ही केयरिंग है पर इन-लॉज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो लीगली क्या ऑप्शन है उनके पास? उसमें स्पेसिफिक जो 498A स्पेसिफिक ये बोलता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड इनोसेंट है,
हस्बैंड के अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन नहीं है, तो हस्बैंड का जो रिलेटिव्स है अगर एलिगेशन उनके अगेंस्ट में है, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं ना, मतलब हस्बैंड को छोड़ के अपने कर सकते हैं, डेफिनेटली, यस यस। सर 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ने अनचार्ज जजों के साथ एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी के ऊपर, प्लीज एक्सप्लेन। 497 ऑफ आईपीसी एक्चुअली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक 5 बेंच का जजेस जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इट इज ये जो आर्टिकल 1421 का अगेंस्ट में है, ये इसलिए उनका बोलने के पीछे रीजनिंग यही था कि 497 जो एडल्ट्री है, पहले क्या था, हस्बैंड वाइफ अगर किसी के साथ में एक रिलेशनशिप में है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो ये वाइफ के लिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुई है कि अगर आर्टिकल 14 के हिसाब से लेडीज एंड जेंट्स बोथ आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो अगर उनके लिए कोई पेनल ऑफेंस नहीं है, अगर हस्बैंड क्या था, हस्बैंड अगर कोई मैरिड वुमन के साथ में अगर रिलेशनशिप में है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो इट वाज एन क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो इसमें 5 साल का सजा था। तो कोर्ट ने वही बोला है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर लॉ, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑल्सो। सो इसको जो है ना अपना आईपीसी का जो सेक्शन है 497 पेनल सेक्शन, इट इज नॉट एन क्राइम नाउ। ओके, तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होता है अभी, बट इट इज एन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अगर कोई वाइफ अगर कोई एडल्ट्री में है, तो हस्बैंड के लिए इट इज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अगर कोई हस्बैंड कोई लेडीज के साथ में अगर रिलेशनशिप में है, सो इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स फॉर द वाइफ। ओके, सो इट इज एन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स ओनली। ओके, ये कोई पेनल प्रोविजन अभी नहीं है, इसमें जो पेनल प्रोविजन वगैरह पनिशमेंट का था, इसको निकाल दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं हस्बैंडों को ये बताना चाहता हूँ, ये 497 मैंने जस्ट जानने के लिए पूछा है, क्लियरिटी लाने के लिए, लेकिन सच्चाई बताऊं तो लॉयल रहने में ही सबसे ज्यादा मजा है। तो सर अच्छा, ये स्त्री धन क्या है? देखिए, स्त्री धन ये होता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज एक वाइफ को गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट कहां से भी हो, शादी के टाइम पे उसका जो फादर ने मदर दिया, या उसका जो इन-लॉज है, इन-लॉज के रिलेटिव्स है, वहां से जहां से भी कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल हो इमूवेबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ मैरिज उनको मिला, सो ये स्त्री धन में काउंट होता है। अच्छा, लेकिन कई बार देखा गया है जो उससे हड़पने की कोशिश किया जाता है। नहीं, एक्चुअली इसमें अगर कोई स्त्री धन वो वाइफ का प्रॉपर्टी रहता है, अगर ये प्रॉपर्टी अगर कोई इन-लॉज, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ अगर उसका पोजीशन में लेता है, और बहुत सारे में ऐसा दिखा है कि वाइफ ने वो प्रॉपर्टी मांगा, उन्होंने दिया नहीं, या वो प्रॉपर्टी जो है ना उन्होंने उसको बेच दिया, ये अगर सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उनके पास ऑप्शन है कि कोर्ट में ऑप्शन ये है कि 405 एंड 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होता है 498 के साथ में। सर इन शॉर्ट मैं पूछना चाहता हूँ, जो अगर आपको डीवी एक्ट के बारे में बताना है तो आप क्या बताओगे संक्षिप्त में? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो एक्ट है, इसमें लेडीज का बहुत सारा जो राइट है वो कवर किया गया। फर्स्ट ऑफ इन शॉर्ट, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, जो कंसर्न जो जुरिडिक्शन का एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा, उनको इन्फॉर्म कीजिए। आपका जो भी कंप्लेंट रहेगा आपके बिहाफ में वो कंसर्न पुलिस स्टेशन या कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर सकती है डायरेक्टली। अगर आपके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते। आपके बिहाफ में कोई भी एनी पर्सन, आपका कोई रिलेटिव्स हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके बिहाफ में कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आपको जो रिलीफ मिल सकता है वो ऐसा है कि एज पर सेक्शन 18 एक प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको कोर्ट अगर ऑर्डर देगा, तुरंत क्या होगा, पुलिस उसको हस्बैंड या उसका फैमिली को रेस्ट्रेन करेंगे। आपके साथ सेकेंड टाइम ये चीज अगर मारामारी या टॉर्चर ना हो, सेक्शन 19 के हिसाब से आपको रेसिडेंशियल, आपको घर से नहीं निकल सकता है। इवन हस्बैंड या उनका रिलेटिव्स को घर के अंदर आने के लिए रेस्ट्रिक्शन आ सकता है उसके ऊपर। सेक्शन 20 के हिसाब से मॉनिटरी रिलीफ क्या होता है कि टाइम टू टाइम अगर आपका मेडिकल का बिल खर्चा हुआ है, ये तो मेंटेनेंस आपको मंथली मिलेगा, ये छोड़ के आपने कोई लमसम खर्चा किया है, कुछ लॉस हुआ है ज्वेलरीज का या ऑर्नामेंट्स का, ये सब चीजें जो है ना मॉनिटरी रिलीफ के हिसाब से आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद होता है 22 के हिसाब से कि कंपेंसेशन अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट आपने खर्चा किया है वो छोड़ के भी जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल इंजुरीज होता है
उसके लिए आपका जो लाइफ का लॉस हुआ है उसका भी एक अमाउंट आप कोर्ट के सामने क्लेम कर सकते हैं। अर्जेंट रिलीफ में इंटरिम मेंटेनेंस या एक्सपर्ट ऑर्डर भी कोर्ट से हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बावजूद भी या प्रोटेक्शन ऑर्डर होने के बावजूद भी हस्बैंड जो है ना उसको देने की अवॉइड करता है, तो आपका राइट है सेक्शन 31 के हिसाब से प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर इन्फ्रिंज होता है तो फिर उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो सकता है, डायरेक्टली पुलिस एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं या कोर्ट डायरेक्टली उनके अगेंस्ट में प्राइवेट कंप्लेंट 498 के हिसाब से चालू कर सकता है। मेंटेनेंस ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर वो मेंटेनेंस वगैरह नहीं देता है तो फिर पहले तो डिस्ट्रेस वारंट, बाद में अरेस्ट वारंट इशू करके वो पैसा भी रिकवरी होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसा है कि कोई सैलरीड हो, अगर हस्बैंड जॉब पे हो और उनके कोर्ट के पास पूरा डिटेल है उनका, अगर पेमेंट समझो कि कुछ मेंटेनेंस 5000 10,000 जो भी अमाउंट एक पास हुआ है वो अमाउंट हस्बैंड पेमेंट नहीं दे रहा है, तो कोर्ट उनका जो एम्प्लॉयर है उसको डायरेक्शन दे सकता है कि उनका सैलरी का जो इनकम मेंटेनेंस का पार्ट है वो डायरेक्ट विक्टिम को दे दो या इतना पैसा डायरेक्टली कोर्ट में जमा करो। ओके। तो ये सब प्रोविजन है, ये बहुत 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है ये इसका फेवर में है लेडीज का, तो वुमेन के लिए बहुत अच्छा एक्ट है। और इसमें ऐसा भी है कि सिर्फ जो मैरिड कपल है, मैरिड वुमन है, वही नहीं जा सकता है, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो भी जा सकते हैं एक्ट के अंदर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि ये वायलेंस क्यों, वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अगर हम अपने इस धरती को भारत माता कहते हैं तो माँ के साथ फिर आखिर ऐसा क्यों? बंगाली में बहुत अच्छा कल्चर है, एक पिता अपनी बेटी को माँ कह के संबोधित करती है, हम भी सीख सकते हैं। हमारी मौजूदगी की वजह वो है, जब वो 9 महीने हमें गर्भ में रखती है तब जाके हम इस दुनिया में आते हैं। तो आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।